मैं सोनू शर्मा। विवेक ओबरॉय पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में हैं। अपनी किसी फिल्म के लिए नहीं, क्योंकि उनको फिल्मों में एक्ट किए तो जमाने हो चुके हैं, बल्कि अपनी नेट वर्थ को लेकर जो कि 1200 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जो कि अल्लू अर्जुन और रणबीर कपूर से भी ज्यादा है। और ये सब उन्होंने बनाई है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके। साथियों, जो इतिहास विवेक ओबरॉय ने दुबई जाकर रचा है वो काबिल तारीफ है। लेकिन आज का वीडियो विवेक ओबरॉय पर नहीं, भारतीय सेना से रिटायर हुए दो लोगों पर है, जिनमें से एक ने विवेक ओबरॉय से बड़ा कारनामा यही हिंदुस्तान में कर दिखाया और उनकी नेटवर्थ में शायद 50 विवेक ओबरॉय की नेटवर्थ समा जाएगी। दोस्तों, भारतीय सेना से निकले जिन दो लोगों ने अलग अलग समय पर और अलग अलग जगह पर इतिहास रचा है, उसमें पहले हैं डीएलएफ के श्री केपी सिंह, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से डूबती हुई डीएलएफ को 60,000 करोड़ की कंपनी बना दिया। और दूसरे हैं भारतीय सेना से रिटायर रामराज सिंह, जिन्होंने गुजरात के रियल एस्टेट में सफलता के झंडे गाड़ दिए। दोनों के बारे में डिटेल में बताऊंगा वीडियो में आगे। आज बताऊंगा कि क्यों लंदन से ज्यादा महंगा हरियाणा का गुरुग्राम हो गया है, जहां अभी ऋषि पार्थी ने 190 करोड़ का एक फ्लैट खरीदकर पूरे देश के होश उड़ा दिए। आज का ये वीडियो रियल एस्टेट का यूट्यूब पर अब तक का सबसे बड़ा और धमाकेदार वीडियो होने जा रहा है। बहुत शॉर्ट में आपको यह भी बता दूंगा कि बेहद कम इन्वेस्टमेंट में भी आप रियल एस्टेट में बहुत बड़ा पैसा कैसे कमा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि मेरी कोई अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, रियल एस्टेट वो खेल है जहां पैसा वही कमाता है जिसे उड़ती चिड़िया पर निशाना लगाना आता हो। और इस खेल में अगर जीतना है तो निशाना वहां नहीं लगाते जहां चिड़िया बैठी है, बल्कि वहां निशाना लगाते हैं जहां चिड़िया बैठने वाली है। यानी हाई डिमांड वाली इमर्जिंग मार्केट की बजाय लो डिमांड वाली फ्रंटियर मार्केट में पैसा लगाने की कला सीखनी होगी। रियल एस्टेट की दुनिया में इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को लैंड बैंकिंग स्ट्रेटेजी बोलते हैं। सबसे पहले ये तीनों टर्म समझते हैं कि लैंड बैंकिंग स्ट्रेटेजी क्या है, इमर्जिंग मार्केट किसे कहते हैं और फ्रंटियर मार्केट क्या भला है। बहुत आसानी से आपको समझा देता हूं। सबसे पहले समझाता हूं कि लैंड बैंकिंग स्ट्रेटेजी क्या भला है। इसे समझने के लिए मशहूर एक्टर सुनील शेट्टी के और उनके फार्म हाउस से बेहतर एग्जाम्पल दूसरा नहीं हो सकता। एक इंटरव्यू में सुनील शेट्टी बताते हैं कि जब 16 साल पहले उन्होंने अपना फार्म हाउस बनवाया तो वो एक बंजर जमीन थी जिसकी वैल्यू कुछ भी नहीं थी, पर आज उसी फार्म हाउस के लिए लोग सुनील शेट्टी साहब को करोड़ों रुपए ऑफर करते हैं। लैंड बैंकिंग इसी को कहते हैं, यानी बेहद होशियारी से सस्ते में वीरान इलाकों की जमीनों को खरीदिए और फिर वेट करिए वहां आबादी बढ़ने की। लेकिन यह खरीदारी बेहद होशियारी और सूझबूझ से करनी होगी और खरीदते वक्त कुछ फैक्टर का ध्यान रखना होगा जो वीडियो के आगे आपको बताने वाला हूं। इसी बात को दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं। दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने का काम रामोजी राव ने किया। रामोजी राव साउथ इंडस्ट्री के एक मीडिया टाइकून थे। रियल एस्टेट से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, पर उनका सपना था दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने का। पर उनके सामने दो दिक्कत थी। पहली तो ये कि हैदराबाद जैसी डेंसिटी में इतनी बड़ी जमीन एक साथ मिलना मुश्किल था। मिल भी जाती तो शायद कीमत बहुत ज्यादा होती। ऐसे में रामोजी की नजर हैदराबाद शहर के किनारे उन जमीनों पर पड़ी जो शहर से बहुत दूर होने की वजह से बेकार मानी जाती थी। ये जमीनें इतनी बेकार थी कि इन पर खेती भी नहीं हो सकती थी। रामोजी राव ने बेहद सूझबूझ से 2000 एकड़ जमीन बेहद सस्ते दामों में खरीदी और वहां फिल्म सिटी बना दी, जहां अब तक 8000 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। हाल ही में बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचाने वाली पुष्पा 2 हो या राजमौली की बाहुबली और आरआरआर या शाहरुख खान की दिलवाले, सबकी शूटिंग इसी फिल्म सिटी में हुई। एक वक्त था जब कोई इस जगह झांकने भी नहीं आता था, पर आज हर साल 15 लाख टूरिस्ट फिल्म सिटी घूमने आते हैं और कल की इस बंजर जमीन की आज की जो कीमत है वो है 20,000 करोड़। ऐसी कोई जमीन ढूंढने से पहले हमें इमर्जिंग मार्केट और फ्रंटियर मार्केट को समझना होगा। इमर्जिंग मार्केट उस एरिया को कहते हैं जो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, जैसे कि मेरे बगल का गुरुग्राम। यहां तो एक फ्लैट ही 190 करोड़ का बिक रहा है। आम आदमी यहां इन्वेस्ट करने की सोच भी नहीं सकता। तो ऐसे में सवाल उठता है कि स्मॉल कैपिटल वाला इन्वेस्टर बेचारा क्या करे। तो इसका जवाब है
फ्रंटियर मार्केट, ऐसी जगह जहां डिमांड के मुकाबले सप्लाई बहुत ज्यादा है, पर आने वाले सालों में वो जगह इमर्जिंग मार्केट बनने ही वाली है। मैं आपको बता दूं कि दुनिया की आज महंगे से महंगी सिटी कभी ना कभी फ्रंटियर मार्केट ही थी, चाहे वो आज का गुरुग्राम हो, दुबई हो, शंघाई हो या फिर सिंगापुर। पर रियल एस्टेट में बड़ा पैसा उन्होंने ही कमाया जिन्होंने फ्रंटियर मार्केट में इन्वेस्ट किया। जब गुरुग्राम फ्रंटियर मार्केट था तब डीएलएफ के केपी सिंह ने यहां खूब इन्वेस्ट किया और वो आज यहां के राजा हैं। उनके बारे में बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो में आगे बताऊंगा। दोस्तों, गुरुग्राम हो या दुबई, ये सब रोज रोज तो बसाए नहीं जाते, इसलिए ये मौका जितनी तेजी से आता है उतनी ही तेजी से चला भी जाता है। लेकिन अगर आपको गुरुग्राम में इन्वेस्ट करने का मौका मिले लेकिन रेट 2005 वाले मिल जाएं तो आप खुशी से नाचने लगेंगे। पर 2005 में गुरुग्राम भी फ्रंटियर मार्केट ही था जहां रेट बहुत कम थे। कुछ लोग चूक गए और कुछ लोगों ने उड़ती चिड़िया पर निशाना लगा दिया। ऐसे ही फ्रंटियर मार्केट की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए आज गुजरात में डेवलप हो रही धोलेरा सिटी से बेहतर कोई एग्जांपल नहीं हो सकता। आज धोलेरा भी उतना ही सस्ता है जितना कभी गुरुग्राम था, पर आने वाले वक्त में धोलेरा के रिटर्न गुरुग्राम के रिटर्न को टक्कर देने वाले हैं। मैं पर्सनली धोलेरा की ग्रोथ को पिछले 2 साल से वॉच कर रहा हूं और यहां के केपी सिंह हैं सेना से रिटायर हुए आरएससी ग्रुप के रामराज सिंह, जिन्होंने इस फ्रंटियर मार्केट में सफलता के झंडे गाड़ रखे हैं। रामराज सिंह खुद धोलेरा के ही रहने वाले हैं, खुद 16 साल सेना में रहे, देश की सेवा की और जब 2010 में इन्होंने धोलेरा रियल एस्टेट में कदम रखा तो सफलता के नए नए कीर्तिमान बनाए। आज इनके खुद के कई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट धोलेरा में चल रहे हैं, जैसे एयरपोर्ट एनक्लेव, मैपल टाउनशिप और पैराडाइज प्राइड। और इनकी कंपनी आरएससी ग्रुप इंडिया को प्राइड ऑफ गुजरात समेत 6 बड़े बड़े अवार्ड मिल चुके हैं। अगर आप भी धोलेरा की शानदार ग्रोथ की बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं और फ्रंटियर मार्केट होने का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप सीधा रामराज सिंह से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनकी डिटेल आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो दोस्तों, अगर गुरुग्राम आप चूक गए तो धोलेरा के रूप में नया गुरुग्राम गुजरात में तैयार हो रहा है और रामराज सिंह जी आपकी मदद कर सकते हैं वहां इन्वेस्ट करने के लिए। पर यहां यह समझना बहुत ही जरूरी है कि क्यों धोलेरा देश में इन्वेस्टमेंट की पहली चॉइस हो गया है। इसका सबसे बड़ा कारण है इस सिटी का ग्रीनफील्ड सिटी होना। ग्रीनफील्ड सिटी उसे कहते हैं जो सिटी खाली जमीन पर यानी स्क्रैच से बिल्ड की जाती है। इसी वजह से जब मोदी जी ने धोलेरा को बनाने का प्लान किया तो सबसे पहले यह डिसाइड किया गया कि हम इसे स्क्रैच से ही बनाएंगे ताकि हर छोटी से छोटी डिटेल पर काम किया जा सके। इंटरनेशनल एक्सपर्ट की एक टीम सिर्फ इसी काम में लगी है कि कैसे धोलेरा को ज्यादा से ज्यादा एडवांस, हाईटेक, कन्वीनियंट और स्मूथ बनाया जाए। इसकी मिसाल इससे बड़ी क्या होगी दोस्त कि धोलेरा में कोई लेक नहीं थी तो सरकार ने 8 किलोमीटर की आर्टिफिशियल लेक बना दी ताकि आपको यहां वेनिस की फीलिंग आए। पर सिर्फ हाईटेक और सुंदर सिटी बनाने से कोई शहर कभी डेवलप नहीं होता। इसके लिए 4 चीजें चाहिए: लोकेशन, कनेक्टिविटी, इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। ये वो 4 निशानियां हैं जिससे आप फ्रंटियर मार्केट की पहचान कर लेंगे, क्योंकि दुनिया में जब भी कोई नया शहर बसाया गया तो उस शहर में इन्हीं 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखकर प्लान किया जाता है, चाहे दुबई हो, शंघाई, लास वेगास या सिंगापुर। इसलिए जब भी आप लैंड बैंकिंग स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, कोई जमीन खरीदते हैं, तो ये 4 चीजें चेक करना कभी ना भूले। धोलेरा में एक एक करके इनको समझाता हूं। सबसे पहले धोलेरा की लोकेशन। लोकेशन की बात करें तो धोलेरा को अहमदाबाद के किनारे बसाया जा रहा है। अहमदाबाद से इसकी दूरी 100 किलोमीटर के आसपास है और दोनों शहर को जोड़ने के लिए अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। दूसरा, धोलेरा की कनेक्टिविटी। अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो धोलेरा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के किनारे पर बसाया जा रहा है। यह कॉरिडोर 6 स्टेट्स को टच करेगा। जी हां, 6 स्टेट्स यानी दिल्ली, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा, यानी धोलेरा इन 6 स्टेट से हमेशा कनेक्टेड रहने वाला है। इसके अलावा धोलेरा के लिए एक डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर भी बनाने का प्लान है, जिससे समंदर के रास्ते धोलेरा पूरी दुनिया से कनेक्टेड होगा। और तो और इंडियन रेलवेज खास धोलेरा के लिए भीमनाथ धोलेरा लाइन बना रहा है, जिससे धोलेरा से देश के किसी भी कोने में बिजनेस करना और भी कन्वीनियंट हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, यहां बनने वाला इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट, जिसका काम
ऑलरेडी युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब तीसरे पॉइंट की बात करता हूं तो वो है इकोनॉमी यानी कि बिजनेस। दोस्तों, दुबई में जब तेल निकला तो वहां के राजा शेख राशिद ने तेल के पैसों को रियल एस्टेट में झोंक दिया, क्योंकि उनको पता था कि किसी भी शहर की इकोनॉमी के लिए बिजनेस सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और इसके लिए धोलेरा को एक बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर प्लान किया गया है। यहां प्लग एंड प्ले का सिस्टम है। यूं समझिए कि धोलेरा बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए पीजी की तरह है, पेइंग गेस्ट की तरह है। जैसे एक पेइंग गेस्ट होता है ना, जिसको कुछ नहीं करना होता, वो आता है और घर में रहने लग जाता है। ऐसे ही देश की कंपनीज को खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ यहां ऑलरेडी रेडीमेड मिलेगा। कंपनियों को बस आकर अपना काम शुरू करना है। इसी कड़ी में कुछ दिन पहले धोलेरा में टाटा ने देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन चिप की फैक्ट्री लगा दी। किसी भी शहर में अगर एक बड़ी कंपनी आ जाए तो देखा देखी बाकी भी आने लगती है, और इसका नजारा धोलेरा में दिखने लगा है। चौथा और सबसे जरूरी पॉइंट है गवर्नमेंट का सपोर्ट। बिना सरकारी सपोर्ट के कोई शहर कभी डेवलप नहीं हो सकता, और यहां खुद मोदी जी उतरे हुए हैं। मोदी जी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए गुजरात सरकार से लेकर सड़क और परिवहन मंत्रालय, रेलवे, हर विभाग को काम पर लगा रखा है। अब अहमदाबाद के पास धोलेरा में नया एयरपोर्ट भी बनने वाला है। इस एयरपोर्ट को अहमदाबाद से कनेक्ट करने के लिए अहमदाबाद धोलेरा मोनोरेल को भी हाल में स्वीकृति दी जा चुकी है। दोस्तों, धोलेरा फ्रंटियर मार्केट की लिस्ट में आज सबसे ऊपर है, जिसे मैं खुद पिछले 2 साल से लगातार वॉच कर रहा हूं। इसलिए जब तक धोलेरा फ्रंटियर मार्केट की कैटेगरी में है तब तक सबको यहां इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। पर एक बार धोलेरा इमर्जिंग मार्केट की कैटेगरी में घुसा तो फिर यहां भी हालात गुरुग्राम वाली होगी, जहां 100-100 करोड़ के फ्लैट कुछ मिनटों में बिक जाते हैं। साथियों, अगर आप भी रियल एस्टेट में बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको सीखना ही होगा लैंड बैंकिंग स्ट्रेटेजी को, जिसे फ्रंटियर मार्केट में यूज करने का काम सबसे बाखूबी अगर किसी ने किया है तो वो है डीएलएफ के केपी सिंह यानी कुशल पाल सिंह। कहानी कुछ यूं है कि 1970 के दशक में रियल एस्टेट डेवलपर कुशल पाल सिंह का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था। थक हार कर उन्होंने अपनी कंपनी डीएलएफ को 26 लाख में बेचने का प्लान किया, पर लास्ट मोमेंट पर डील कैंसिल हो गई। इसके बाद केपी सिंह ने दिल्ली की सरहद से सटे हरियाणा के गांवों की जमीनें खरीदना शुरू कर दिया। उस समय के डेवलपर्स को लगा कि कुशल पाल सिंह पागल हो गए हैं, क्योंकि उस वक्त के लोगों को लगता था कि इस जंगल में बिजनेस करना तो छोड़ो, रहने भी कौन आएगा। पर केपी सिंह को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था। केपी सिंह ने उस वक्त गुरुग्राम में 40 से 50 हजार रुपए एकड़ में हजारों एकड़ जमीनें खरीद ली, और आज की हालत यह है कि उसी गुरुग्राम में 29 एकड़ जमीन के लिए डीएलएफ को इसी साल 825 करोड़ रुपए देने पड़े, यानी 1 एकड़ का 28 करोड़, जो डीएलएफ कभी 26 लाख में लगभग बिक चुकी थी। उस डीएलएफ की मार्केट वैल्यू आज 60,000 करोड़ की है। केपी सिंह जी की स्ट्रेटेजी में कुछ नया नहीं था, वही बेसिक ओल्ड लैंड बैंकिंग स्ट्रेटेजी। पर इन्वेस्टमेंट की दुनिया की बड़ी मशहूर कहावत है कि रिटर्न इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपने कितना कितना इन्वेस्ट किया है, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कहां और कब इन्वेस्ट किया है। अब सवाल ये उठता है कि कुशल पाल सिंह को पता कैसे लगा कि गुरुग्राम फ्रंटियर मार्केट है? तो इसका वही सिंपल जवाब है उन्हीं 4 पॉइंट के जरिए जो दुनिया की हर नई सिटी के डेवलपमेंट के जिम्मेदार होते हैं: लोकेशन, कनेक्टिविटी, इकोनॉमी, गवर्नमेंट सपोर्ट। दिखाता हूं गुरुग्राम में ये चारों चीजें फिट कैसे बैठती हैं। सबसे पहला पॉइंट, लोकेशन। जब पूरी दुनिया को गुरुग्राम में सिर्फ जंगल दिख रहा था, उसी वक्त केपी सिंह समझ गए ये तो फ्रंटियर मार्केट है, क्योंकि वो जानते थे कि दिल्ली की आबादी जिस स्पीड से बढ़ रही है, आज नहीं तो कल ये भीड़ दिल्ली के किनारे की तरफ भागेगी ही भागेगी। तब इन जमीनों की असल वैल्यू पता चलेगी। और केपी सिंह बिल्कुल गलत नहीं थे, क्योंकि उन्हीं किनारों को आज हम एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन के नाम से जानते हैं। और दूसरा था गुड़गांव की कनेक्टिविटी। कुशल पाल सिंह को पहली लैंड डील से यकीन था कि गुरुग्राम को डेवलप होने से कोई रोक नहीं सकता। इस यकीन की सबसे बड़ी वजह थी NH8 हाईवे। यह हाईवे दिल्ली को गुरुग्राम से सीधा कनेक्ट करता था। गुरुग्राम में शुरुआती दिनों में जितनी भी डेवलपमेंट हुई वो इसी हाईवे के किनारे किनारे हुई। और केपी ये भी जानते थे कि एयरपोर्ट का होना जमीनों में आग लगाने के लिए काफी होता है, और गुरुग्राम से चिपके दिल्ली में एयरपोर्ट ऑलरेडी ऑपरेशनल था। तीसरी चीज, बिजनेस। कुशल पाल सिंह को मालूम था कि दिल्ली में ऑफिस वगैरह
हद से ज्यादा महंगे हो जाएंगे और ऐसे में बड़ी बड़ी कंपनियों को दिल्ली से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कम कीमत में जगह मिलेगी तो गुरुग्राम में कंपनियों की लाइन लग जाएगी। और यही हुआ 1991 में अमेरिका की एक बड़ी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने अपना हेडक्वार्टर गुरुग्राम में खोला। उसके बाद लाइन लग गई और आज दुनिया की 500 फॉर्च्यून कंपनी में से 25 का हेडक्वार्टर हमारे गुरुग्राम में है। चौथी सबसे जरूरी चीज गवर्नमेंट सपोर्ट। कुशल पाल सिंह का एक जंगल को मिलेनियम सिटी बनाने का प्लान कभी सफल नहीं होता अगर उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और हरियाणा की सरकार का सपोर्ट ना मिलता। इसके अलावा हरियाणा की गवर्नमेंट ने गुरुग्राम को बसाने के लिए बाकायदा एक डिपार्टमेंट बनाया, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी अपना हुड्डा। एक तरह से यह कहना गलत नहीं होगा कि कुशल पाल सिंह की इन्वेस्टमेंट को ज्यादा रिटर्न दिलाने के लिए पूरी हरियाणा सरकार लगी हुई थी, क्योंकि फायदा सरकार का भी था, जनता का भी और थोड़ा बहुत कुशल पाल सिंह का भी। दोस्तों, बीते सालों में रियल एस्टेट के सेक्टर में कुछ ऐसी ही वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई जिससे सही वक्त पर पहचानना जरूरी है। और अगर इन्वेस्ट नहीं किया तो अगली पीढ़ियों को आप भी बस यही बताते रह जाएंगे कि बेटा ये 2 करोड़ की जमीन मुझे 2 लाख में मिल रही थी, काश खरीद ली होती। पहले खरीदी नहीं और आज खरीद नहीं सकते। जमीन की इन्वेस्टमेंट दुनिया की सबसे सेफ और अच्छी इन्वेस्टमेंट है। जरूर करिएगा, क्योंकि धरती पर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट धरती ही है।